नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य दिलाने के लिए जरूरी है कि हर राज्य जितनी जल्दी हो सके इनाम को लागू करे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक राज्य जितनी जल्दी हो कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी एपीएमसी को खत्म कर इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इनाम को बढ़ावा दें। इनाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और ये मौजूदा एपीएमसी मंडियों को आपस में जोड़कर कृषि कमोडिटी का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है। अभी देश में 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह है और इसके तहत 21 मंडियों ने काम करना शुरू किया है। इन मंडियों के बीच 14 कृषि उत्पादों के अभी तक 136 अंतर्राज्यीय सौदे हो चुके हैं। सरकार इस योजना के तहत समूचे देश की मंडियों को एक ही इलेक्ट्रॉनिक मंच पर लाना चाहती है। लेकिन इससे पहले जब एपीएमसी एक्ट 2003 में आया तब कहा जा रहा था कि गेम चेंजर है और किसानों की आय को बढ़ाने में इसकी भूमिका बेहद अहम होगी। तो आज समझेंगे कि असल में एपीएमसी 2019 में आकर क्यों इनवैलिड में कहूँ हो रहा है या फिर क्यों ये इसकी जगह पर इनाम को लाने की बात कही जा रही है। हालांकि इनाम भी 2015 के बाद उसे लागू करने की बात कही गई थी। कहाँ पर खड़ा है, कितनी मजबूती से आगे बढ़ा है, कितने फायदे हो, ये भी समझेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। संदीप दास हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट है ICRIER से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर PK जोशी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डायरेक्टर साउथ एशिया IFPRI से हैं, आप स्वागत है। और हिमांशु वत्स हैं, सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत जोशी सर मैं आपसे करना चाहूँगा। एपीएमसी एक्ट जब आया था और मैं कहूँ कि अगर करीब 2003 के बाद से काफ़ी ज़्यादा कहा गया इससे बदलाव होगा और किसानों की हालत सुधरेगी, वाजिब दाम मिलेगा, बिचौलिए कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। 2019 में आकर हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि एपीएमसी को बाहर कीजिए और अब इनाम पे आ जाइए? देखिए 2003 में मॉडल मार्केट एक्ट आया था जिसको एपीएमसी को हमने ख़त्म किया और मॉडल मार्केट एक्ट आया था। वो इसलिए आया था उस समय क्योंकि जो भारत की कृषि मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, इनएफिशिएंट है और फ्रेगमेंटेड मार्केट है। तो और इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, तो इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ जाती है, तो मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें किसी तरह से हम किसान और जो बायर है उनको किस तरह से जोड़ दें, ये एक जो नया मौजूदा इनाम के थ्रू एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। पहले तो स्टेट्स जो हैं एपीएमसी एक्ट को ख़त्म करके मॉडल मार्केट एक्ट को अडॉप्ट करें। मॉडल मार्केट एक्ट में ये प्रोविज़न है कि आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपके स्टेट में एपीएमसी एक्ट लागू है, मॉडल मार्केट एक्ट नहीं लागू है, तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर और जो बायर है उसमें नहीं हो सकता है। तो इसमें प्रोविज़न इनाम से पहले कंडीशन ये है कि आपके यहाँ पे आपको मॉडल मार्केट एक्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो हमारे वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि एपीएमसी को ख़त्म करें और इनाम की ओर बढ़ें, इनडायरेक्टली यही है। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो इनाम है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन देखिए 2015 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बहुत बड़ा देश है और इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वन नेशन वन मार्केट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत छोटा काम नहीं है ये। पॉलिसी बन गई, फ्रेमवर्क बनना है, लोगों को जोड़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का क्रिएट करना है कि जो इनाम के लिए दोनों जगहों पे आपके पास वो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बायर है और जो सेलर है दोनों जगह इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और इससे ये फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है, प्राइस में ट्रांसपेरेंसी आएगी, प्राइस डिस्कवरी में, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू होने लगेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मुझे जो लगता है, जो किसान की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, या जो बायर है उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाएगी। जो प्रोड्यूसर और बायर लिंक हो जाएंगे थ्रू आपके पोर्टल के थ्रू, वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो अभी तक नहीं होता है। तो अभी के सिस्टम में क्या है कि कार्टेल बन जाते हैं, तो आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है, कार्टेल बन गया, प्राइस राइज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी और मैं समझता हूँ कि ये इट शुड बी ए बिग गेम चेंजर। लेकिन इसमें वक्त लगेगा। वक्त किस लिए लगेगा? इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो मैं जो समझता हूँ कि इसमें भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले इसकी निटिग्रिटी में भी आऊँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा संदीप जी कि जब इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की गठन हुई, इसको लागू किया गया, तब भी ये बातें कही गई थी कि किसानों को उचित दाम मिलेगा,
रेट जो आएगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, कार्टेल टूट जाएंगे। लेकिन आज ज़्यादातर राज्य इसे हटाने के पक्ष में नज़र नहीं आ रहे, जो मुझे लगता है ऐसी मंशा है, शायद हो, अलग रीज़न हो सकता है। ऐसा क्यों है और एपीएमसी के असफल होने के पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं ऐसे तो एग्रीकल्चर कमोडिटी का ऐसा कमोडिटी है, उसको हर किसान को जो अपना रेस्पेक्टिव एपीएमसी है भारत में करीब करीब अभी जो इनाम की बात कर रहे हैं 585 मार्केट को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली भारत में करीब 3000 मतलब मीडियम साइज मार्केट है, उससे भी ज़्यादा शायद है छोटे छोटे मार्केट से। और किसान को कोई उसको जो फसल को ले जाने के लिए मंडी को ही जाना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव मंडी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, किसान को हम लोग जो प्रोड्यूसर है वो मार्केटिंग नहीं कर सकता है। सबसे क्रिटिकल बात वही है, क्योंकि किसान मार्केटिंग नहीं कर सकता है, इसलिए एपीएमसी बनाया गया था। उसमें बहुत सारे खामियां आ गए, एपीएमसी अपने आप एक मोनोपोली तरह का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। तो उसको देखते हुए इनाम का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने सोचा कि 2016 का इनाम का स्ट्रक्चर है। इससे पहले भी इनाम क्या हुआ, डीलिस्टिंग किया गया था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी होता है प्राइस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होता है, सीरियल्स में इतना नहीं होता है कंपैरेटिवली, तो उसको भी डीलिस्टिंग कर दिया गया। बट अभी देख एपीएमसी मार्केट जो मोनोपोली, आप दिल्ली में देखिए, बिना आज़ादपुर मार्केट और 3 जो सब मार्केट है, उसका कोई मार्केटिंग कर सकता है क्या कोई प्रोड्यूसर फार्मर्स? नहीं कर सकता है, क्योंकि एपीएमसी पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं एपीएमसी थोड़ा सा पॉलिटिकल क्लाउड भी रखता है, तो उसके वजह से उसको डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल है। ऑल्टरनेटिव मार्केट का जो फॉर्मेशन है बहुत स्लो हुआ है, क्योंकि ये इतना इजीली नहीं हो सकता। ऑल्टरनेटिव मार्केट का आज़ादपुर मंडी का मार्केट या वासी मंडी बॉम्बे का ऑल्टरनेटिव बनाना इतना इजी नहीं होता है। उनका भी क्रिटिकल रोल है एपीएमसी मार्केट में। तो बट इसमें जो डॉक्टर जोशी बोले थे कि बहुत इनएफिशिएंसी है पूरा सिस्टम्स में, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। तो इनाम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक का जो प्रोग्रेस है इस मोस्टली मैं कहता हूँ टेक्निकल है, कि सब जगह में ऑन बोर्ड तो आ गए 585, बट जब तक मैं कर्नाटका का कोई ट्रेडर हरियाणा में माल खरीद सकता है डायरेक्टली, तब तक इनाम सफल नहीं हो सकता है। तो अभी इनाम का सबसे बड़ा टेस्ट आएगा जब इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट्स एंड इंट्रा स्टेट वो सब होगा। वो क्रिटिकल स्टेप्स है। मंडी ऑनलाइन करना वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब वो फर्स्ट स्टेप है बट नॉट ए क्रिटिकल स्टेप। तो अगले जो 2 स्टेप्स है वो सबसे बड़ा क्रिटिकल होगा, क्योंकि फार्मर्स को भी चॉइसेस मिलेगा, कोई कहीं भी फार्मर्स कहीं भी, और सिंगल लाइसेंस की भी बात कर रहे हैं इनाम में, तो आपको मल्टीपल लाइसेंस अक्रॉस स्टेट देने की जरूरत नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज़, इनाम में जितना कमोडिटी अभी भी ट्रेडिंग हो रहा है, जो भी ट्रेडिंग हो रहा है, उसमें से पेरिसेबल कमोडिटी नहीं है उसमें कोई भी, सब सीरियल्स है, जो कि फ्लक्चुएशन कम होता है। चैलेंज जाएगा जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनाम के थ्रू ट्रेड हो, तभी जो एपीएमसी से जब हम शिफ्ट करने की बात हो रही थी, और जो ऐसा लग रहा था कि खामियां एपीएमसी से पहले बाजार में मंडियों में दिखती थी, वो स्वरूप बदलकर, चेहरे बदलकर एपीएमसी के साथ शामिल हो गई उस बाजार में। अब सवाल है, हम उसको दूर करने के लिए इनाम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो शिफ्टिंग है, स्टेट मुझे क्या तैयार हैं, और अगर तैयार नहीं तो ऐसा क्यों है? क्या एपीएमसी एक्ट के साथ स्टेट को फायदा है और इनाम से उनको नुकसान है? देखिए, जो पूरा एग्रीकल्चर सप्लाई चेन है, जिसको फार्म टू फोक भी कहा जाता है, उसमें सबसे कमज़ोर होता है किसान। ठीक है, और कई बार जब एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो अखबारों में भी आता है कि कभी दिल्ली में टमाटर अगर 80 रुपए किलो बिक रहा है तो किसान को कई बार 80 पैसा भी नहीं मिलता है। वो एक्सट्रीम केसेस हैं, लेकिन होता नहीं है। तो इसके बीच का जो मार्जिन है वो कई लेयर्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं, और उनके पास पॉलिटिकल पावर है, वो वेल कनेक्टेड हैं, उनका इजी इनकम है, तो उसमें कई इन्फ्लुएंशियल लोग पहुंच जाते हैं, तो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, जो इंडियन किसान है, जैसे मैंने बोला, वो सबसे कमज़ोर है उस पूरी चेन में। उसके लिए कई इनिशिएटिव जब लिए जाते हैं तो वो बेचारा उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता। जैसे बीच में हुआ था कि फ्यूचर्स मार्केट आया है और किसान चाहेगा, बोलेगा मैं 3 महीने बाद बेचूंगा तो मेरे को 30 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, वो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसका हो जाएगा। लेकिन किसान की रियलिटी क्या है कि जब तक वो उसका खेत तैयार होता है, वो फर्टिलाइज़र, सीड वगैरह सबका खर्चा करता है, बिजली का खर्चा करता है जहाँ देना पड़ता है, उसके ऊपर कर्जा इतना होता है कि वो वेट करता है कि मैं कब फसल काटूं और कर्जा उतारूं, कितने जल्दी बेच सकूं। तो इस सिचुएशन में जब फार्मर बहुत वीक है और गवर्नमेंट कोई नया मेजर इनिशिएटिव लेना चाहती है, तो ये आप उसमें फेलियर रिस्क नहीं ले सकते, उसकी वजह से रफ्तार कम हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक बार
आपने कोई नया सिस्टम किया और किसान बर्बाद हो गया, उसके बाद क्योंकि ये इंडिया की मेजॉरिटी लोग आज के दिन भी रूरल इंडिया में हैं, तो आप कोई भी बदलाव करेंगे तो आपको एकदम फूंक के कदम लेना पड़ेगा, आप जल्दबाजी में वो कर ही नहीं सकते। दूसरा एस्पेक्ट ये है उसमें रेजिस्टेंस। जैसे कई साल पहले चंडीगढ़ में एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था अपनी मंडी। उसमें था कि किसान अपने ट्रैक्टर में अपनी सब्जी वगैरह लेके आएंगे, फ्रेश तोड़ के उनको जगह दी जाएगी और वो बहुत सस्ते दाम में बिक जाएगी। जब पहली अपनी मंडी लगी तो बहुत सक्सेसफुल हुआ, और ये मुझे एक पंजाब की ब्यूरोक्रेट ने ये कहानी बताई थी। जब दूसरी लगी तो जो अफेक्टेड पार्टीज थी वो अपने सब्जियां लेके उसी मंडी के बाहर जिस दाम पे किसान बेच रहा था उसके आधे या 1/3 दाम में बेचना शुरू कर दिया। तो किसान बेचारा ट्रैक्टर में वही सब्जी वापस ले गया, एक बार और ट्राई किया, फिर यही किया, उसके बाद वो अपनी मंडी खत्म हो गई। बाद में शायद रिवाइव हो गई थी, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ऐसी चीज़ों में क्योंकि इतने ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और इतना ज़्यादा जो मिडिल मैन है वो किसान का से कई गुना कमा रहे हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत होगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए जो अभी तक स्टेप्स उठाए हैं वो बहुत कॉशियस स्टेप्स हैं, उसमें से कुछ डैमेज नहीं हुआ। जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बोला, जो नेक्स्ट स्टेप है जब आप इंटरस्टेट और पेरिशेबल कमोडिटी शुरू करेंगे वो रियल टेस्ट होगा। और उसमें एक फार्मर्स के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो सरकार काफ़ी उस पर पुश दे रही है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, क्योंकि एक फार्मर्स की अपनी वॉइस हो, ताकि वो भी देखें कि ऐसे ट्रेड से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस डाला जा रहा है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल कि इतनी रफ्तार पे गाड़ी चली नहीं है, स्पेशली इंटरस्टेट होने पे। दिल्ली जैसे स्टेट में भी बहुत रेजिस्टेंस है और उसको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक फार रीचिंग फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज है। APMC भी जब बहुत पहले लॉन्च हुआ था तो उसका बेसिक लॉजिक क्या था कि बेचारा किसान कोई विदेशी कंपनी या बड़ी कंपनी या कोई फ्लावर मिल, राइस मिल, वो उसे नेगोशिएट नहीं कर पाता, वो उसको किसी तरह बेवकूफ़ बना के किसी भी दाम पे ले जाते। और तो तब ये लॉजिक था कि एक मंडी बनाई जाए, बाकी ट्रांजैक्शन बंद की जाएं, ताकि पब्लिक को, सरकार को पता रहे कि अगर दाम बहुत बढ़ाया जा रहा है या फार्मर को लूटा जा रहा है तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है। लेकिन वो मिसयूज से सिस्टम खराब हो जाता है। तो एक बार अगर इनाम जैसा सिस्टम आएगा और इसको अगर कॉम्प्रिहेंसिवली एफिशिएंटली हर्डल्स ओवरकम करके, रेजिस्टेंस ओवरकम के किया जाए, तो इसमें ऑल अराउंड बेनिफिट है। तो ये एक मेरे ख्याल से दिस इज द ओनली थिंग जिससे किसान को प्राइस बेटर मिल सकती है और एंड कंज्यूमर के लिए इन्फ्लेशन नहीं होगी, अगर आप ये इनएफिशिएंसी हटा दें। लेकिन डॉक्टर जोशी जी, जो चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि क्या और कैसे और कितनी जल्दी स्टेट इस सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं और APMC की बजाय इनैम को अपना लेते हैं, क्योंकि राज्यों में, कई राज्यों में ओवर प्रोडक्शन होता है और वहीं से खबरें आती हैं कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का मसला राज्यों के अधीन आता है और ऐसे में सेंटर का रोल बहुत लिमिटेड दिखता है। लेकिन इसके बावजूद स्टेट इस समस्या से पार पाने के लिए वो इच्छा शक्ति नज़र नहीं आ रही है, तो फिर लागू करेंगे कैसे हम? देखिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि मॉडल एक्ट बनाती है। जैसे मॉडल मार्केट एक्ट बनाया जो APMC का एडवांस मॉडल था, और जो अभी वस साहब ने बताया कि रेजिस्टेंस दोनों तरफ से है। एक तो रेजिस्टेंस ट्रेडर की ओर से है और दूसरा रेजिस्टेंस सरकारों की ओर से भी है, क्योंकि उनका रेवेन्यू है। जो ये मार्केट मंडी होती हैं वहाँ से ये इससे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट, सो वो उसको लूज़ नहीं करना चाहते। अगर उसको लूज़ ख़त्म कर देंगे तो उनका वो रेवेन्यू माइनस हो जाएगा उतना, तो वो उसको लूज़ नहीं करना। तो जो ट्रेडर और स्टेट दोनों से रेजिस्टेंस है, तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। तो हमारा अब ये रोल बनता है कि हम दोनों का इंटरेस्ट कैसे इसमें लेके आएँ, जिससे स्टेट को भी नुकसान ना हो, उसका रेवेन्यू भी बाकायदा रहे, और ट्रेडर को इसमें इन्वॉल्व करें। बिना उनको इन्वॉल्व करें आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते हैं, किसी तरह से उसको इन्वॉल्व करें। तो ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के लिए हमको जो है सबसे पहले जो मॉडल मार्केट एक्ट है, जिसमें हमको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अकेले करना बहुत मुश्किल का काम है। इसमें वी हैव टू इनवाइट प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और दूसरे तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए कृषि में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पूरा कंप्यूटर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, मॉनिटरिंग करनी है,
ट्रांजैक्शंस होने हैं, ऑन ए डेली बेसिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने हैं आपने। सो इट हैज़, इस जैसे आपका अमेजोन टाइप फंक्शन होता है, या ये जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चलती है, इट्स ए ह्यूज बिजनेस। तो उस तरह के हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं जो अभी वो सक्सेसफुल अभी हो नहीं पा रहे हैं। तो उसको करने के लिए हमको एक नए सोच चाहिएगी। और मैं सोचता हूँ कि जैसे जीएसटी काउंसिल बनी थी, उसी तरह से अगर हमें एग्रीकल्चर काउंसिल बनाएं और सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को एक जगह ऑन बोर्ड लेके आएँ और उनको ये इसके बेनिफिट्स बताएं कि ई नाम के बेनिफिट क्या हैं, क्योंकि हर एक, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हैं चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबका इंटरेस्ट है किसी तरह से किसान का फ़ायदा हो। हर कोई चाहता है किसान को इनकम बढ़े और उसका फ़ायदा हो। तो अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग आके इसका बेनिफिट बताएं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फ्रेमवर्क बनाएं, रोड मैप बनाएं ई नाम के लिए, तो आई थिंक इट कैन बी सक्सेसफुल। जैसे जीएसटी काउंसिल में सब सक्सेसफुल हुआ, यहाँ भी स्टेप वाइज अगर हम करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि जो रेजिस्टेंस हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हमें इंसेंटिव देना पड़ेगा। या तो इसे अब 15 फाइनेंस कमीशन जो बनी बैठी हुई है उसमें हम प्रोविज़न करें कि जो स्टेट्स हैं इम्प्लीमेंट करते हैं एपीएमसी मॉडल मार्केट एक्ट को या इनाम, उसको एडिशनल हम पैसा देने लग जाएं, उसमें प्रोविज़न रखें कि इतना % उनका लॉस होगा तो उससे 10% एक्स्ट्रा हम उनको इनकम शेयर कर सकते हैं वो लोग। तो उनको इंसेंटिव रहेगा कि यस वी शुड गो फॉर मॉडल मार्केट एक्ट और इनाम की ओर हम धीरे धीरे जाएँ। लेकिन संदीप जी, ये कितना आसान है कितना मुश्किल है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर मौजूद हैं एपीएमसी में, कहूँ सरकार, रेवेन्यू सबसे बड़ा हिस्सा, एक बड़ा स्टेक उसको मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर जो दूसरे आड़ती है, फिर मैं कहूँ जो भी उनको शब्दावली में इस्तेमाल करें, वो एक स्टेक होल्डर है। किसान वहाँ पर स्टेक होल्डर के तौर पर फिलहाल नज़र नहीं आता है। लेकिन ये दोनों जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, अगर इनको एपीएमसी से फ़ायदा हो रहा है और नए सिस्टम से उनको नुकसान, तो उसे लागू कैसे होने देंगे? और फिर ऐसे में विकल्प क्या है फिर? देखिए, सरकार तो जैसे आपने पहले ही बताया कि स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बट सरकार तो इनाम के थ्रू कोशिश एक अटेम्प्ट किया है करने के लिए। एंड आपको शायद जानकारी होगा कि 75 लाख रुपया दिया गया है ईच मंडी को सेटअप करने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में क्या आता है, जब किसान सामान लेकर आता है उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पाता। प्रोसेसिंग इन द ग्रेडिंग, आपके पास एक खराब चीज़ है कि अच्छा चीज़ है, बस 2 तरह की ग्रेडिंग होता है, बट तरह तरह की टमाटर का ग्रेडिंग वो नहीं हो पाता है। इसमें इनाम में वही बोला गया है कि एसेइंग भी 75 लाख दिया जा रहा है, उसमें कंप्यूटर प्लस जो एसेइंग फैसिलिटी, वो सब ग्रेडिंग फैसिलिटी होने की ज़रूरत है। इसमें दोनों तरह से फ़ायदा होता है, ट्रेडर्स को भी फ़ायदा हो सकता है और फार्मर्स को भी फ़ायदा है, क्योंकि अभी तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। ऐसे आप आज़ादपुर मंडी में कब जाओगे देखोगे वो ट्रेडिंग अपने हिसाब से होता है, इधर से मोनोपोली, तो वो कुछ ट्रेडर आते खरीद लेते हैं, तो एसेइंग फैसिलिटी होगा। ये जो अब जो लॉबी की बात करें, जो आड़तियास का लॉबी, उसको डिसमेंटल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आड़तिया बस वहाँ आड़तिया नहीं है, इसके साथ फार्मर्स का भी लिंक होता है। फार्मर्स के साथ सदियों से उसको लोन दिया जाता है, एक लिंकेज है, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बहुत पुराना है, उसको डिसमेंटल करने की होता है। बट ये इनाम क्या कर रहे हैं, थोड़ा एडिशनल उसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आज आज़ादपुर मंडी का जो ट्रेड होता है सपोज दूसरे मंडी के साथ, वो ऐसा कोई इंटरलिंक नहीं है कि बैंगलोर मंडी और आज़ादपुर में कोई लिंक करने नहीं है, बट इनाम वो फैसिलिटेट करता है। इससे विन विन सिचुएशन दोनों की तरफ बन सकता है। अगर कोई बायर्स बैठा हुआ है वहाँ बैंगलोर में, वो हरियाणा से खरीदना चाहता है, तो उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि इस फार्मर के साथ इतना है, इस मंडी में इतना अवेलेबल है। जो अभी का रेट में ओनली रेट उसको मालूम है, उसको और कोई क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन कोई कुछ मालूम नहीं होता है। तो वही इनाम इज ए विन विन फॉर बोथ ऑफ देम। एक्चुअली फार्मर्स का रोल होगा, अगर वो फार्मर्स एफपीओ के थ्रू या ग्रुप करके उसमें पार्टिसिपेट करें। एक सिंगल फार्मर के लिए इनाम मुझे इतना नहीं लग रहा कि कोई इतना फायदेमंद होगा, बट जब ट्रेडर्स जो है वो बैठकर अगर ओपन हो जाए, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्री अक्रॉस कंट्री, जो इनाम फैसिलिटेट करता है, उसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। उसका विन विन फॉर बोथ होगा। ओके, क्योंकि हिमांशु सर, लेकिन जो एक मैं अगर किसान के तौर पर सोचूं और जिस तरीके से देश में किसान है जिसकी शिक्षा का स्तर या फिर कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर मैं समझूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ई नैम का फ़ायदा भी वही बिचौलिए या फिर मंडी से जुड़े लोग उठा पाएंगे? इंडिविजुअल के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर किसान उन्हें बेचेगा और फिर वो उस मंडी के थ्रू आ पाएंगे। डायरेक्ट इंटरेक्शन किसान का कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं इनाम में? देखिए, किसान का फ़ायदा मेरे को लगता नहीं वो रोक पाएंगे, क्योंकि अगर वो पॉसिबिलिटी होती तो इतना रेजिस्टेंस नहीं होता। ओके, उनको लग रहा है कि ज़मीन खिसक जाएगी, तो इसीलिए इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो मिडिल मैन है, जैसे इन्होंने बोला आड़तीय हैं, उनका एक रोल है अभी। जैसे उनको पता है किसान को कब पैसे की ज़रूरत है,
कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ उसको हेल्प करना है। आप सिर्फ दूर से बैठ के उनका मार्जिन देखेंगे तो वो एकदम विलन टाइप के लगते हैं, लेकिन रियलिटी में उनका एक रोल है। जो किसान को समझते हैं, जो फार्मर को समझते हैं, जो लैंड को समझते हैं, क्रॉप साइकिल समझते हैं, तो वो रोल किसी को करना पड़ेगा। और जैसे फेलो पैनलिस्ट ने पहले भी बोला कि ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक रोल है मार्केट में। क्योंकि ये अभी मिसयूज़ कई जगह हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्टर्ब कर दें टोटली। जो आपका सवाल था, इनकी कोशिश तो ज़रूर होगी कि कहीं से कुछ लूप होल निकले, क्योंकि जो आदमी धंधे में होता है वो अपना प्रॉफिट देखता है। और जो भी लॉजिक है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, फ्रीडम की, उसका यही है कि आप जिस भी तरह से प्रॉफिट बनाएं और हम रेगुलेट करेंगे ताकि सबका फायदा शेयर बरकरार हाँ, रहे। तो आइडियल सिचुएशन यही है कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रहे, फीडबैक रहे। आजकल किसान पहले से काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। जिस समय ओरिजिनल एपीएमसी एक्ट्स वगैरह आए थे, वो वाली हालत नहीं है। आजकल वो काफ़ी पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, वो डिमांड्स करते हैं, उनके लीडर्स हैं। तो ऑन द बैलेंस मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर ये सिस्टम ठीक से इम्प्लीमेंट होता है तो बिचौलियों का घाटा काफ़ी होगा। कोशिश ज़रूर होगी कि फिर से किसी तरह उनको ट्रैप कर लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट को किसान की जो बेसिक नीड्स, जो ये जो मिडिल मैन कर रहे हैं, जैसे आड़तीए को पता है कि इसके घर में शादी है, इसको लोन चाहिए, इसके पास पहुंच जाएगा कि ये करना है। उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप बैंक मैनेजर से अपॉइंटमेंट मांगे, एक फॉर्म भरें, फिर कोई आपका रिस्क असेसमेंट होगा। तो किसान जानता है कि भाई पिताजी ने ये किया था, दादाजी ने ये किया था, गांव में सब ऐसे ही करते हैं। रूट दूसरे तरीके के यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। तो वो जो अनएक्सप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं, जो टेकन फॉर ग्रांटेड एनवायरनमेंट है, तो उसको होलिस्टिकली उसको डील करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसमें ऐसा है, जो सक्सेस के चांसेस हैं, अगर हम बैक एंड में जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें तो काफ़ी सक्सेस हमें मिल सकती है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हम 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं देश में। ये बहुत अच्छा कदम है। अगर बैक एंड में हमारे पास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं तो उससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो उनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाता है, और सारे लोग मिलके करते हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा सकते हैं और उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। और अगर वो जब मिल के काम करते हैं तो दे कैन हायर समवन हु कैन डू बिजनेस ऑन देयर बिहाफ। वो ट्रांजैक्शन कंप्यूटर के थ्रू वो कर सकता है। तो मुझे ये एक्सपीरियंस है, जब मैंने कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्शन किया था तो कई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। जब वो अकेले करते हैं तो दे आर वेरी पुअर फार्मर, बट वे जुड़ जाते हैं तो दे हायर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो रिटायर्ड होते हैं, उनको लेते हैं, गाइडलाइंस लेते हैं उनसे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करते हैं। तो सिमिलरली अगर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम स्ट्रेंथन करते हैं तो ये एक वन स्टेप इसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो खुद इमर्ज हो रही हैं, और गवर्नमेंट आई थिंक ये नाबार्ड को जिम्मेदारी दे रही है कि उनको किसी तरह से स्ट्रेंथन करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं अगर हम बैक एंड में ये सोचें किस तरह से फार्मर को ऑर्गेनाइज करें। और फ्रंट एंड में हमें देखना होगा कि जो हमारी मार्केट्स है, दोनों चीज़ों को देखना है। जो मार्केट है वो हमारा जो आगे का फ्रंट का मार्केट वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो वो भी ऑर्गेनाइज बनाना पड़ेगा। जैसे रिटेल चेन है आपका, जैसे बिग बाजार है या मोर है, ये जो है ना ऑर्गेनाइज मार्केटिंग जो है, ये ही उनसे लिंक करेंगे। अब इंडिविजुअल फार्मर, इंडिविजुअल ट्रेडर का जो बिजनेस होगा वो बहुत कम हो सकता है। तो आपको दोनों साइड से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बैक एंड में आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करें और फ्रंट एंड में ऐसे इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं कि ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट उभर के आए। तो वो दोनों अगर आप करेंगे तो सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं आपके। संदीप जी, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा, क्योंकि अगर राज्य किसी भी कारण से ई नैम को लागू नहीं कर पा रहे हैं या देरी कर रहे हैं, तो विकल्प के तौर पर किसानों के पास या केंद्र के पास क्या ऑप्शन है?
क्या पैरेलल ई नैम को शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए केंद्र को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, हालांकि राज्य की उसमें सहमति चाहिए होगी और किसानों को चाहिए कि वो उस मंडी के बजाय दूसरे रूट की तरफ जाएं? एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए एक राज्य, एक उदाहरण हमके पास है बिहार, जहाँ ईपीएमसी को डिसमेंडल कर दिया गया। उसका ऑल्टरनेटिव ये रहा, इतना डेंजरस हो गया कि अभी फ्री फॉर ऑल है, कोई किसी को पता नहीं कौन सा मंडी, कौन सा प्रोड्यूसर कहाँ बेचा जाता है। तो इनाम जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है, इज़ वेरी एफिशिएंट है, बट उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एंड ये एफपीओस के थ्रू हो पाएगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल फार्मर्स को कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो मार्केटिंग भी करेगा। बिल्कुल इंडिविजुअल, और उसमें अभी का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। पहले क्या होता था, तो फ्री फ्लो गुड्स जो था वो थोड़ा प्रॉब्लम था। अब जो ऑक्ट्रे वगैरह बंद होने के बाद इट्स फ्री फ्लो, कहीं से माल कहीं भी जा सकता है। अभी ज़रूरत है कि कोई बैठा हुआ है केरला में, उसको खरीदना है सपोज हिमाचल में, वो खरीद सकता है, उसको पास इंफॉर्मेशन मिले, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम इनाम ही दे पाएगा। अगर इंटर स्टेट शुरू करेंगे तो एक क्रूशियल स्टेप हो सकता है। सिंगल स्टेट में एक ट्रेडिंग लाइसेंस देना पड़ेगा, इंटर स्टेट ऑल्सो। ओके, ये इनाम का सबसे बड़ा फैसिलिटेशन है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए जो कृषि बाजार है वो कैसा है, और एपीएमसी जब आया था तो क्या कुछ उम्मीद थी और कैसे उम्मीदें टूटी, क्यों टूटी, और अब ई नैम को लागू करने के लिए राज्य असल में क्यों पीछे हटते नजर आ रहे हैं या फिर तेजी के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और इसे लागू करने के बाद किसानों की आय क्या वाकई बढ़ पाएगी। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।